नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस आगामी समय में अग्निपथ योजना के विरोध में 60 दिनों तक पदयात्रा प्रदेश में निकालने जा रही है। पदयात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। वहीं पदयात्रा की तारीख और राहुल गांधी के आगमन को लेकर देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में राज्य कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस बैठक में कांग्रेस विधायक, पूर्व सांसद सहित प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। तो बता दें कि पदयात्रा शुरू होने वाली है उत्तराखंड में, और ऐसे में राहुल गांधी ने खुद सामने से आके कहा कि मैं भी इस पदयात्रा में हिस्सा लूंगा, और इसके लिए अब बैठकों का दौर जारी है क्योंकि पदयात्रा अग्निपथ योजना को लेकर होने जा रही है, उसके विरोध में होने जा रही है, जिसको लेकर अब बैठकों का दौर जारी है। आज से बैठक शुरू हो चुका है और इसी में अब कांग्रेस यहाँ पे पदयात्रा करने वाली है। माना जा रहा है कि पिछली बार जो पदयात्रा की गई थी राहुल गांधी के द्वारा कश्मीर टू कन्याकुमारी, उससे काफी लाभ मिला था। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी और उधर हिमाचल प्रदेश में भी यही हाल देखने को मिला, और इसलिए उत्तराखंड का भी हाल जल्दी से बदलने वाला है। इस पदयात्रा के बाद ये कयास लगातार कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि पदयात्रा के बाद पता चल जाएगा कि कितने पारी में कांग्रेस है, लेकिन अब बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की इस यात्रा के मद्देनजर क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या रोड मैप होगा, सब पे मंथन होने जा रहा है। कब से शुरू होने वाला है ये पदयात्रा? बता दें कि 60 दिनों तक ये पदयात्रा चलने वाली है, लेकिन अभी तक कोई तारीख तय नहीं हो पाई है। और ऐसे में कब राहुल गांधी को बुलाया जाएगा, कितने दिनों तक वो शामिल होंगे, कहां तक पदयात्रा जाएगी, कहां से कहां तक निकाली जाएगी, ये तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। इसी के साथ बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भी इस पदयात्रा में आवाज लगातार उठाया जाएगा, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा हो या फिर दूसरे कई मुद्दे जो कि उत्तराखंड में इस वक्त अभी दिख रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, बैठक क्या अभी भी जारी है, कब तक चलेगी बैठक, क्या अपडेट? जब बैठक की बात की जाए तो अभी तक बैठक जारी है। कई विधायक इसमें मौजूद है और साथ साथ जितने भी पदाधिकारी है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, फिर प्रीतम सिंह हो, तमाम जो बड़े नेता हैं प्रदेश के वो वहाँ पर मौजूद हैं। और चर्चा की जा रही है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा होगी उसका स्वरूप किस तरह से होगा, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। साथ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा, तमाम मुद्दों की बात की जो पद यात्रा निकाली जाएगी उस पर किन बातों पर चर्चा की जाएगी, जो जलवंत मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाएगी, चाहे वो अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का नाम हो या फिर महंगाई हो या फिर भू कानून हो। तमाम मुद्दे जो प्रदेश में चल रहे हैं जिनके बारे में कांग्रेस लगातार जो राज्य सरकार है उस पर निशाना साध रही है, उन पर चर्चा हो सकती है। और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार ये लगे हुए हैं कि किस तरह से आने वाला समय होगा, जो राहुल गांधी की जो जिस तरह से पदयात्रा होने वाली है सितंबर माह में ये प्रस्तावित है कि आखिरी हफ्ते तक ये यात्रा होने वाली है उत्तराखंड में। और उसके लिए जो विधायक हैं, जो बूथ स्तर के प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है कि किस तरह से रूपरेखा बनाया जाए, किस तरह से जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए, एकजुट किया जाए, क्योंकि नगर निगम चुनाव भी आने वाले हैं, उसके बाद निकाय चुनाव भी है और उसके बाद लोकसभा 2024 के चुनाव की बात की जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि तो फ्लक्चुएट रहती है यहाँ की सीटें, भाजपा को तोड़ने के लिए काफी मजबूत प्लान के साथ कांग्रेस बढ़ना चाहेगी। तो ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा काफी महत्वपूर्ण हो सकती है उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के लिए। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज चर्चा चल रही है। फिलहाल 1-2 घंटे और ये चर्चा चलेगी, उसके बाद जब पदाधिकारी बाहर निकलेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो ये पदयात्रा निकलेगी वो कब निकलेगी और इसका स्वरूप कितना बड़ा होगा। जी, कहा यह जा रहा है कि तुषार कुल मिला के 60 दिनों की ये पदयात्रा रहने वाली है, इसमें राहुल गांधी सिर्फ 5 से 10 दिन शामिल होंगे। कितनी सच्चाई इस जानकारी में? यहाँ बिल्कुल पहले से ही संभावना लगाई जा रही है कि 60 दिन की ये पूरी यात्रा रहने वाली है और इसमें 10 दिन राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जब तक ये बैठक पूरी नहीं होती इसके बाद पूरा समन्वय नहीं निकलता कि किस तरह की चर्चाएं बीच में हुई, कि किस तरह की
फिलहाल ये चर्चाएं चल रही है कि 10 दिन के लिए राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे, बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, वो भी इसमें शामिल हो सकती है। तो अलग अलग दिन में हमें बड़े बड़े नेता देखने को मिल सकते हैं इन 60 दिनों में। तो 24 सितंबर में ये शुरू होने वाली है, 2024 में चुनाव होने वाले 60 दिन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर माह तक ये चलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, लोगों के दिल तक पहुंचना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि पहाड़ चढ़ना है। लेकिन यात्रा से पहले ही कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जब खत्म किया था, उस समय हिमाचल प्रदेश के भी परिणाम उन्होंने देखे थे, उसके बाद कर्नाटक के भी परिणाम सबके सामने थे। और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस पदयात्रा के बाद उत्तराखंड का भी स्वरूप चेंज हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं फर्क भारत जोड़ो यात्रा से जरूर पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में देखा किस तरह से पार्टी ने कार्य किया। उसके बाद अगर इसकी बात करें कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस ने जीत अर्जित की। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, क्योंकि आजकल सुर्खियों पे भी राहुल गांधी है कि जिस तरह से आज उनकी सदस्यता भी बहाल की गई है। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है अभी फिलहाल जो सुर्खियों में है, उसका भी असर पड़ेगा कि पद यात्रा में। तो अगर राहुल गांधी आते हैं उत्तराखंड में 10 दिन की यात्रा करते हैं, तो उनके लिए और पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 5 विधानसभा माफ कीजिएगा 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर है, महत्वपूर्ण सीटें हैं। बात की जाए भाजपा के लिए भी, क्योंकि हरिद्वार जैसी जो धार्मिक स्थल है उसकी भी एक सीट है। अगर इन सीटों को तोड़ने में अगर कांग्रेस सफल होती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। जी, पदयात्रा के बाद परिणाम सबके सामने आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों में बारिश जारी है, इससे लैंडस्लाइड की घटनाएं फिर बढ़ गई है, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा नदी भी उफान पर पहुंच चुकी है। नदी अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जलस्तर में वृद्धि आने के बाद सभी सिंचाई विभाग की चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। गंगा के लेवल पर निगरानी भी रखी जा रही है। गंगा तट से जुड़े आसपास की आबादी वाली बस्तियों को भी खाली कराया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी क्या स्थिति है हरिद्वार में? में लगातार वर्षा हो रही है और मौसम विभाग ने भी जिस तरह से लगातार अलर्ट किया है कि लगातार ये बारिश अभी रहने वाली है, तो उसी के चलते लगातार अगर हम बात करें खासकर गंगा की, तो उसका जल स्तर चेतावनी स्तर पर लगातार वो पहुंच रहा है। और जितने भी तटवर्ती जो क्षेत्र हैं हरिद्वार के, जहां पर बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि जिस तरह से लक्सर और खानपुर क्षेत्र में पिछले दिनों ये ऊपर पहाड़ की जिस तरह से वर्षा हुई थी, उसी कारण यहाँ पर जो बाढ़ आई थी और काफी यहाँ पर नुकसान भी हुआ था। तो उसी के चलते, उसी सुरक्षा को चलते यहाँ पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। और अगर हम बात करें गंगा के जल स्तर की, लगातार पशु लोग बैराज जो ऋषिकेश में है उससे वर्षा के कारण उससे पानी जो छोड़ा जा रहा है, तो जो गंगा का जल स्तर है वो अपनी चेतावनी स्तर जो 293 है उसके आसपास वो लगातार चल रहा है। वो अगर हम बात करें कल देर रात की, तो उससे ऊपर भी वो कई बार पानी यहाँ पर उसके पार भी जा चुका है। इसका मतलब ये साफ है कि चेतावनी अगर पे वो जा रहा है तो खतरे के निशान जो 1 मीटर ऊपर है 294, तो उससे ही खतरा बना हुआ है लगातार है। हालांकि अगर अभी फिलहाल की बात करें तो 292 और 0.7 यहाँ पर अभी फिलहाल जो गंगा बह रही है। हालांकि चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे अभी इस तरह है, लेकिन अभी भी जो नजर जिला प्रशासन लगातार इस पर बनाए हुए है, क्योंकि जो निचले क्षेत्र है उनमें अभी जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको दूर गंगा से रहने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। और किसी भी वक्त अगर कोई बहुत ज्यादा उनको काम नहीं है तो गंगा से दूरी बनाए रखने की उनको सलाह दी गई है। जी श्रुति, अगर संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे जो इलाके हरिद्वार में सामने आ रहे हैं जहाँ पे स्थिति अभी काफी ज्यादा संवेदनशील नजर आ रही है? विकास, देखिए, क्योंकि जिस तरह से गंगा का जल स्तर जब बढ़ता है तो जो निचले जो क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें हरिद्वार से लगातार नीचे की ओर चलते हुए लक्सर जो बेल्ट है पूरी जो बिजनौर की ओर यहाँ पर गंगा निकलती है, तो पूरा बेल्ट दोनों ही तरफ से यहाँ पर खतरे की जद में रहती है। खासकर जो तराई वाला जो क्षेत्र
क्षेत्र है वो जो खानपुर और लक्सर का जो मुख्य है, जहां पर गंगा में जब पानी ज्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर काफी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि तटबंध अब इस लायक नहीं रहे हैं कि वो पानी की ज्यादा क्षमता को झेल पाए। तो वो तोड़ते हुए कई बार, अभी जिस तरह से पिछले दिनों भी एक बाढ़ आई थी जब सोनाली नदी में जब पानी आया था, तो जो तटबंध थे उनको तोड़ते हुए लक्सर और खानपुर में पानी आ गया था। तो उसी के चलते जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। ये भी चाह रहा है कि जो नदी के तटीय पे स्थित बस्तियां हैं, गांव है, उनको खाली करा के वहां के लोगों को दूसरे स्थान पे शिफ्ट किया गया है। कितने ऐसे गांव हैं जिनको खाली करा लिया गया है, कितने बाकी है? देखिए, अगर हम खाली कराने की बात करें, क्योंकि अभी जो गंगा है वो चेतावनी स्तर से तो नीचे है, तो खाली ना कराते हुए उनको फिलहाल चेतावनी यहाँ पर लोगों को बार बार दी जा रही है कि वो गंगा से दूरी बनाए रखें और किसी भी वक्त अगर पानी बढ़ता है तो इस की तैयारी वो रखें कि उनको अपने घर यहाँ से छोड़ के जाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो उनको जिला प्रशासन की तरफ से अपनी सुरक्षा के लिए उनको बताया जा रहा है, ताकि वो समय रहते अगर पानी बढ़ता है, अगर ज्यादा समस्याएं सामने आती हैं तो उनको तुरंत ही वहां से हटाया जा सके। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि इस स्थिति से लोगों को कब तक निजात मिल पाती। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्सर और खानपुर में बाढ़ से हुए किसानों के नुकसान को लेकर लक्सर में किसान संगठनों द्वारा रैली और प्रदर्शन किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर से ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। साथ ही हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि बाढ़ से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से किसानों को 8,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए और किसानों का केसीसी कार्ड, ऋण राशि और बिजली के बिल को पूरी तरीके से माफ किया जाए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने ट्वीट करके दी है। दरअसल भोले महाराज के जन्मदिन पर दोनों नेता को बातचीत करते हुए देखा गया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का हालचाल जाना। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी जन्म उत्सव में शामिल हुए थे, जिसका वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके डाला है। हल्द्वानी में सुबह से हो रही तेज बारिश का बता दें कि कुमाऊं के अधिकतर जिलों समेत नैनीताल में लगातार बारिश हो रही है और जिसको लेकर मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भी भारी बारिश से अति भारी बारिश और हरिद्वार, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटद्वार के रामडी पुलिंडा मार्ग पर हाथियों के झुंड ने धावा बोल दिया है। बता दें कि हाथियों को देखकर मार्ग पर घूमने वालों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं हाथियों ने वहां से गुजर रहे वाहनों के शीशे तोड़ दिए हैं। बता दें कि छोटे हाथी के चालक ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पुलिंडा पर अक्सर हाथियों की आवाजाही देखी जाती है। और आगामी 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस पूरे प्रदेश में मनाएगी, जिसमें कार्यक्रम के लिए प्रदेश स्तर पर 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस मौके पर यातना झेलने वालों की याद में मौन जुलूस और ऑडिटोरियम फिल्म का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में सह संयोजक के रूप में गोविंद पिलख्वाल और नलिन भट्ट के अतिरिक्त जिला स्तर पर भी इसी तरीके की 3 सदस्यीय समिति इस कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिए शीघ्र ही गठित की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद बंटवारे की दंश जिन लोगों ने झेला, जो हजारों लाखों लोग
उस बंटवारे के दौरान मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको व्यापक रूप से मनाने जा रही है। इसके तहत हमारे प्रदेश में 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी के नेतृत्व में, संयोजकत्व में, और इसी प्रकार से जिले और मंडल स्तर पर भी 3 सदस्य समिति का गठन किया जाएगा। कोटद्वार में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कौड़िया पर गबर सिंह कैंप का गेट और पिलर टूट गया है। बता दें कि 10 दिन पहले भी भारी बारिश हुई थी, जिससे गबर सिंह कैंप आने जाने वाली पुलिया ध्वस्त हो गई थी और एक बार फिर से बारिश में पिलर और गेट भी धराशायी हो गई है। बताया जा रहा है कि आए दिन बारिश के चलते कोई न कोई नुकसान की घटनाएं होती रहती है। और उत्तराखंड के रामनगर में राज्य सरकार और अधिकारियों की उपेक्षा से अधर में लटके धनगढ़ी पुल पर बने नाले पर सवारी से भरी बस पलट गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं पुलिस ने जेसीबी की मदद से बस में सवार 35 लोगों को बाहर निकाला। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने और दुर्घटना संभावित जगहों पर पुलिस प्रशासन या अन्य विभागों के किसी कर्मचारी को तैनात करने के निर्देश भी दिए गए। ये धनगढ़ी नाला तो खैर डेंजरस है, इसके अलावा और भी नाले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, यूएस नगर में भी, पहाड़ों में भी कुछ नाले ऐसे हैं जो डेंजरस हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये निर्देश दिए गए हैं, पूर्व में भी प्रसारित किए गए हैं कि ऐसे नालों को बरसात के दौरान, क्योंकि हमें पता ही रहता है अलर्ट कब है, और जब तेज बारिश होती तो पता चल ही जाता है, तो उतनी समय अवधि के लिए यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति तैनात रहे। वो होमगार्ड भी हो सकते हैं, कांस्टेबल भी हो सकते हैं, अन्य कोई व्यवस्था भी की जा सकती है, क्योंकि लोग अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि पानी तेज है या हल्का है, उस वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और नकरौंदा में आबादी क्षेत्र से सटी दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। दरअसल क्षेत्र के तमाम लोग पिछले 1 साल से इस प्लांट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नदी के बहाव को रोककर बनाया जा रहा है। साथ ही आबादी से सटे होने के कारण तमाम तरीके की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस प्लांट निर्माण से सबसे ज्यादा प्रभावित दुल्हनी नदी को हो रहा है, क्योंकि अब नदी ने आबादी की ओर रुख कर लिया है, जिससे कारण जब भी बाढ़ आती है तो लोगों के घर और जमीन इसकी जद में आ जाते हैं। जनता देख रही है और आप लोग भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है कितने घरों को नुकसान हो रहा है, पूरा पुस्ता टूट गया, वो आप लोग भी देख रहे। कल रात जितने घर यहाँ नाले के बगल में है सारे लोग सोए नहीं रात भर, और रात को पुलिस आ रही की बोल रही 12-1 बजे खाली करो, कहाँ जाएंगे रात को। दिन में कोई पूछने नहीं आ रहा कि जनता को हो क्या रही है, ये हो क्या रहा, कौन सी परेशानी हो रही इनको। रात 12 बजे कहाँ शिफ्ट करेंगे, छोटे बच्चे हैं, और ये इतनी मुसीबत में कोई साथ नहीं दे रहा। जब वोट लेने आते हैं तब कहाँ जा रखी है सरकार, जब लोग जिंदा रहेंगे तभी तो 24 में फिर वोट मांगने आएंगे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे कि ये शिफ्ट करो, सीवरेज प्लांट पिंडर वैली से शिफ्ट करो। नदी की सुरक्षा दीवारें थी, स्थानीय लोगों के द्वारा अपने भवनों को बचाने के लिए पक्के पुस्ते और जाल लगाए हुए थे। तो जब सीवरेज प्लांट ने नदी के भूभाग पर कब्जा कर लिया है और नदी को गांव की आबादी की ओर डाइवर्ट कर दिया है, तो उसने तमाम पुस्ते तोड़कर लोगों के जो आवासीय प्लाट थे वो भी भूमि में बह चुके हैं और स्थानीय जनता के मकान अब चपेट में आ चुके हैं। किसी भी समय भारी बरसात, एक आधी ऐसी बारिश आ गई तो ये लगभग 30 और 40 मकान खतरे की जद में है। अभी आई रखे हैं, जायजा करने देख रहे हैं कि अभी जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इसमें करंट फैलने की भी कोई शिकायत है और भूमि कटाव की भी बताया जा रहा है। अभी देख ही रहे हैं करंट के संबंध में, तो ऐसा कुछ अभी सुबह से कह ही रहे हैं कि करंट का तो पुष्टि नहीं हो पाई है, किंतु भूमि कटाव के संबंध में जांच चल रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।